प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाता हूं। इस सीरीज में हमने लगभग यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को तैयार कर लिया है। करंट अफेयर भी हमने कर लिया है, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी समाप्त कर ली है, साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी तैयार कर लिए। अभी हमारा चूंकि रिवीजन का दौर चल रहा है, तो इस रिवीजन के दौर में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि आप उन प्रश्नों के साथ साथ अपनी तैयारी के स्तर का आकलन भी करें और स्वयं से भी इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो उसके बाद चूंकि आप अपने प्रश्नों को अगर खुद से अपनी तैयारी को जज करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको इंप्रूव कहाँ करना है। तो ये चूंकि जब हम रिवीजन के दौर में चल रहे हैं, तो आप लोग भी इसको रिवीजन के तौर पे ले और स्वयं से, जब मैं लाइन बोलते जा रहा हूं तो स्वयं से प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करें। क्योंकि बाद में तो चूंकि मैं बता ही देता हूं, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अब प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न को पढ़ने के, जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो उसके साथ साथ ही आप उसका उत्तर भी करते चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें। देखिए, यह प्रश्न हो सकता है कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए। क्या है भाई कि ये हाइड्रोजन के अलग अलग स्वरूपों के बारे में यहां पर बताया गया है। नीला हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, गुलाबी हाइड्रोजन, हरा हाइड्रोजन और सफेद हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन के स्वरूप है। और बताया गया है कि ये जो होते हैं ये किससे जुड़े हुए होते हैं? प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, मीथेन, भूमिगत जमा या पवन ऊर्जा से। अब इनका जुड़ाव मिलाने के लिए आ सकता है, या फिर इसी तरीके से कितने जोड़े सही सुमेलित है आ सकता है। अब आप लोग खुद ही बताएंगे, खुद सोचिए कि क्या नीला हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, या ग्रे हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है, गुलाबी हाइड्रोजन मीथेन से जुड़ा है, हरा हाइड्रोजन भूमिगत जमा से जुड़ा है, या सफेद हाइड्रोजन पवन ऊर्जा से जुड़ा है। अब आप लोगों ने खुद ही इसको सोच लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका तैयारी का स्तर क्या है और आपने कितने सही और कितने गलत किए होंगे। आइए अब इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो ब्लू हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। ये होता क्या है? ये मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से जो अगर उसको गर्म किया जाता है तो जो भाप गर्म पानी के साथ बाहर निकलता है, उस वाष्पीकृत हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है भाई कि अगर प्राकृतिक गैस, मीथेन और भाप, इन तीनों को एक साथ मिला करके और जो हाइड्रोजन तैयार किया जाता है, उस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा। तो ग्रे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक गैस या मीथेन और प्लस भाप, स्टीम, इन तीनों के मिलने से या इनमें से दो के मिलने से जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तीसरा आता है काला हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन। ये क्या होता है? काला या भूरा हाइड्रोजन बेसिकली जब हम कोयला जलाते हैं, जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयला का अगर राख, काला कोयला जलता है तो उससे जो भाप निकलता है या उससे जो गैस निकलती है उसे हम ब्लैक हाइड्रोजन, या अगर भूरा भाप निकला तो उसको ग्रे हाइड्रोजन या भूरे रंग का हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अगला है गुलाबी हाइड्रोजन। गुलाबी हाइड्रोजन क्या है भाई कि अगर वैसा हाइड्रोजन जिसकी उत्पत्ति परमाणु ऊर्जा द्वारा किया जाए, परमाणु ऊर्जा से अगर कोई हाइड्रोजन निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है गुलाबी हाइड्रोजन, और इसी को बैगनी और लाल हाइड्रोजन भी कभी कभी कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखने हैं। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि सफेद हाइड्रोजन क्या होता है भाई। तो सफेद हाइड्रोजन बेसिकली यह एक प्राकृतिक रूप से जो हाइड्रोजन पाया जाता है, और
जो जमीन से निकलता है, जो जमीन से निकलता है प्राकृतिक रूप से जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसे कहा जाता है सफेद हाइड्रोजन। ठीक है। और अगला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से का मतलब क्या है कि ये सोलर एनर्जी से या फिर पवन ऊर्जा से या पानी से इलेक्ट्रोलाइज करके जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है क्लीन हाइड्रोजन, मतलब इसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, कुछ भी ऐसा हानिकारक गैस इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन के प्रकार थे, और चूंकि ये पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं या एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो यह प्रश्न बन सकता है। आज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इसको देखते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी है। बेसिकली साइंस टेक के प्रश्नों का अगर आप लोग एनालिसिस करते होंगे तो साइंस टेक के प्रश्न जो उस साल या उस समय ट्रेंड में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, बेसिकली साइंस टेक के प्रश्न उसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में अभी बारकोड और आरएफआईडी ये दो टेक्नोलॉजी काफी चर्चा में है वर्तमान में, क्योंकि जब से हम लोग अपने मोबाइल में पेमेंट करने के लिए यूपीआई का यूज करने लगे हैं तभी से आरएफआईडी टेक्नोलॉजी काफी चर्चा में आ गई। और उसके साथ साथ बारकोड, आपने कोई भी प्रोडक्ट जब आप कंपनी से खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उस प्रोडक्ट का बॉक्स होता है उस बॉक्स पे एक बारकोड लगा होता है। तो इन बारकोड और आरएफआईडी में क्या डिफरेंस है, इसके संबंध में आप देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि यहां पर जो प्रश्न पूछा जाए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, लेकिन सारे प्रश्न सही किए जा सकते हैं यह आवश्यक है। और ये कैसे सही किए जा सकते हैं कि प्रश्न जब मैं पढ़ रहा हूं तो उसके साथ साथ आप भी उसको इलिमिनेशन के बारे में भी सोचें कि क्या वो कहीं पर इलिमिनेट हो रहा है। जरूरी नहीं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन आप प्रश्न सही जरूर कर सकते हैं। पढ़ता हूं मैं। बारकोड स्कैनर के विपरीत, पहला स्टेटमेंट है कि बारकोड स्कैनर के विपरीत आरएफआईडी स्कैनर 1 सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है। अब आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि बारकोड स्कैनर और आरएफआईडी स्कैनर दोनों में फास्ट स्कैनिंग कैपेसिटी किसकी है। सेकंड स्टेटमेंट, बारकोड की तुलना में आरएफआईडी टैग महंगे होते हैं। चलिए सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, बारकोड संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है जिसे डेटा प्राप्त करने के लिए लाइन ऑफ विजन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। और चौथा, बारकोड की तुलना में आरएफआईडी का उपयोग अधिक आसान और सरल। अब ये तीसरा स्टेटमेंट शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है कि बारकोड संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग होता है और साथ ही बारकोड स्कैन करने के लिए जो बारकोड है वो आपके मोबाइल के या आपके स्कैनर के सीधे सामने होना चाहिए, तभी वो स्कैन कर पाएगा। अगर टेढ़ा होगा तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा। लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन मतलब एकदम उसके फ्रंट आंख के सामने होना चाहिए। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं। आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए, कहां पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या एग्जैक्टली कहां आपको पता है, ये आप सोच लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी क्या है। ठीक है। अब कह रहा है सही कथन का चयन करें। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि आप कितने सही थे। अब प्रश्न को देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन को। बेसिकली इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2, इसका मतलब कि 3 और 4 गलत है। अब पूरा डिटेल में बता देता हूं, आप लोग इसको जानिए। आरएफआईडी संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। अब ये होता क्या है, ये देखिए, ये बेसिकली बारकोड है और ये आरएफआईडी है। तो बारकोड में क्या होता है, बारकोड में सफेद और व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस होते हैं, जबकि आरएफआईडी में क्या होता है, आरएफआईडी में बहुत सारे एक दूसरे में गुत्थम गुत्था किए हुए डॉट्स, पॉइंट्स और गोल चौकोर आकार के बहुत सारे डॉट्स होते हैं। तो दोनों में अंतर आपने देख लिया। अब आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आरएफआईडी संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आरएफआईडी का मतलब ये स्कैनर जो कि आप लोग पेटीएम या फोन पे या फिर गूगल पे से पेमेंट करते होंगे, तो आप इसी स्कैनर को स्कैन करते होंगे।
तो इसमें क्या होता है, ये कौन से तरंग का उपयोग करता है, ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जिन्हें डेटा प्राप्त करने के लिए लाइन ऑफ विजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप लोग मोबाइल से पेमेंट करने के लिए दूर से ही साइड से भी स्कैन करते हैं और ये स्कैनर काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि एकदम सीधे सामने फ्रंट पे आकर के इसको स्कैन करें, ठीक है। अब सामने से ऐसे, बगल से या फिर कहीं से दूर से भी कर लेते हैं तो स्कैनर आपका काम कर जाता है। ये आपका मोबाइल ये डेटा पढ़ लेता है, ठीक है। तो मतलब कि RFID के लिए लाइन ऑफ विजन में आने की आवश्यकता नहीं है। बारकोड, जबकि बारकोड क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न होते हैं और इनको पढ़ने के लिए लाइट का उपयोग करना कंपलसरी है। मतलब कि अगर यहां पर लाइट कमजोर रहेगा तो आपका मोबाइल बारकोड को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। साथ ही बारकोड के साथ एक कंपलसरी होता है कि बारकोड के लिए आपको लाइन ऑफ विजन में एकदम सीधे सामने रखना होगा मोबाइल, तभी वो मोबाइल उसको स्कैन कर पाएगा, ठीक है। अगला, ये चूंकि जो RFID टैग है ये कहीं से भी डेटा को पढ़ लेता है, यही बात इसमें लिखा है। और दोनों में एक अंतर यह भी है कि जो RFID होता है ये आप लोगों ने देखा है, ये प्लास्टिक पे बन जाता है, कार्ड पे बन जाता है, कहीं भी बना दो बन जाता है, लेकिन यह हर जगह नहीं बन सकता है। ये बेसिकली इसको बनाने के लिए आपको कागज की आवश्यकता होती है, कागज के ऊपर ही यह प्रिंट होता है। तो कागज के ऊपर प्रिंट होता है तो इसको खराब होने की संभावना जल्दी होती है और इसके खराब होने की संभावना कम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बारकोड स्कैनर के विपरीत RFID स्कैनर एक सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी दुकानदार के दुकान पे आप स्कैन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके साथ 4-5 लोग और स्कैन कर रहे हैं और सबके लिए स्कैनर ने काम कर दिया। मतलब 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में बहुत सारे लोग एक ही स्कैनर पे पेमेंट कर सकते, एक ही RFID पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह कंडीशन बारकोड पे अप्लाई नहीं होता है। बारकोड को रीड करने के लिए जब एक मोबाइल इसको प्रोसेस कर रहा है तो जब तक उसका प्रोसेसिंग पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा मोबाइल या दूसरा डिवाइस इस बारकोड को रीड नहीं कर पाए, ठीक है। यह एक बार में एक ही डिवाइस को प्रोसेस करता है, जबकि यह एक बार में अनेकों डिवाइस को प्रोसेस करता है। यह दोनों में अंतर है। फिर क्या है कि बारकोड सरल है, जिसकी नकल करना आसान है। तो आप सभी देख रहे हैं इसका नकल करना आसान है, जबकि इसका नकल करना कठिन है, ठीक है। RFID का नकल करना, डुप्लीकेट बनाना कठिन है, लेकिन इसका डुप्लीकेट बनाना आसान है, ठीक है। फिर यह है कि बारकोड की तुलना में जो RFID टैग होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। RFID टैग महंगे क्यों होते हैं, अगर आप इसको बनवाने जाएंगे तो ये थोड़े महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इसमें की जो इसके जो बनावट होते हैं ये थोड़े अलग अलग होते हैं। तो आप इसको प्रिंट करवाने जाएंगे थोड़ा महंगा लगेगा, इसको प्रिंट करवाना आसान होता है, सस्ता होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी इसमें अंतर थी। अब एक बार यहां पर देख लीजिए आप लोग, वही जो बातें मैंने कही है वही सेम बातें यहाँ पे वैसे रिपीट हो रही हैं। मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, सेम बातें रिपीट हुई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को RFID और बारकोड के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अगर यहां से प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा कार्बन बम। अब देखते हैं कार्बन बम के बारे में आपकी तैयारी कितना परिपक्व है। पहला स्टेटमेंट सही पूछा गया है कि यह एक तेल या गैस परियोजना है। एक बात और थोड़ा हिंट करता हूं कि प्रश्न पढ़ते समय बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न, एक स्टेटमेंट प्रश्न का दूसरे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा होता है। तो ये आपको जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कहीं कोई ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट तो नहीं है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। तो जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ होते तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। वैसी बातों को भी ध्यान देना जरूरी होता है और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे देता है। देखिए यहां पर आते हैं कार्बन बम के संबंध में। यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन उत्सर्जन। अब कार्बन बम के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है। कार्बन बम बेसिकली यह तेल या गैस की एक परियोजना है और वैसी परियोजना जो अपने जीवन काल में 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन कर रही है उसको कार्बन बम कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, यूरोपीय संघ ने
रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर कार्बन बम के उपयोग के साक्ष्य की सूचना दी है। भाई यूरोपीय संघ कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन के शहरों पर कार्बन बम फोड़ दी। चलिए देखते हैं तीसरा, इस लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव मतलब लिंगो इनिशिएटिव कहा जाता है, जो कार्बन बमों को डिफ्यूज करने की योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चौथा, चीन, अमेरिका और रूस सहित दुनिया भर में 100 से अधिक ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनकी भारत ने निंदा की है। अब यहां पर आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने कार्बन बम नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को आंसर तो निकालना आना चाहिए, आप लोगों को एलिमिनेशन करने आना चाहिए। तो आप लोग एलिमिनेट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, सोच लीजिए इसका आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपने कितना सही सोचा था, उसको देख लेते हैं। बेसिकली जो द गार्जियन न्यूज़पेपर है उसने दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की जांच पड़ताल की और उसके बाद द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक शब्द दिया, कार्बन बम। तो कार्बन बम शब्द कहां से आया है? द गार्जियन न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल से। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि पूरे विश्व में लगभग 195 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें कार्बन बम कहा गया है। और ये क्या है भाई? ये दुनिया भर के देशों में निजी कंपनियों और देशों की सरकारी और निजी परियोजनाएं हैं। और ये परियोजनाएं कार्बन बम क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि ये अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 का उत्सर्जन करने, मतलब द गार्जियन न्यूज़पेपर ने कहीं से डेटा लिया, उसने बताया कि दुनिया भर में 195 ऐसी परियोजनाएं संचालित हैं जो कि अपने जीवन काल में कितना 1 अरब टन CO2 से अधिक का उत्सर्जन करेंगी। तो अगर 1 टन CO2 का उत्सर्जन करेंगी एक परियोजना और ऐसी 195 परियोजना है, तो हमारा जो पेरिस प्रोटोकॉल है, जो हमने पेरिस संधि की है कि हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, उसको करने में हम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देंगी। तो इसी में दुनिया भर में उसने कहा है कि इसमें अमेरिका, रूस, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी देश शामिल हैं और सामूहिक रूप से ये देश ऐसी परियोजनाओं का संचालन करें। मतलब दुनिया के जो भी बड़े देश हैं उनके यहाँ कोई ना कोई ऐसी परियोजना संचालित जरूर है। ठीक है, और अगर ये परियोजनाओं को नहीं रोका गया तो ये जो पेरिस समझौते का टारगेट है उसको ये पूरा नहीं होने देगा। तो क्या करना है? तो इन परियोजनाओं को किसी तरीके से रोका जाना चाहिए। अब भाई इसको रोका कैसे जाएगा? डिफ्यूज कैसे किया जाएगा? तो इसको डिफ्यूज करने के लिए एक संस्था बनी है, लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो इनिशिएटिव। ये एक मिशन है और ये मिशन क्या करता है कि ये बताता है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी सरकार को अपने यहां कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कैसे रिप्लेस करना, ये उनको रिप्लेस करने के लिए सुझाव या फिर टेक्नोलॉजी का हेल्प करता है लिंगो इनिशिएटिव। और यह मानता है, लिंगो इनिशिएटिव यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन की जड़ कहां है भाई? जीवाश्म ईंधन का जलना। और समाधान क्या है? समाधान है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का 100% उपयोग। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% उपयोग नहीं करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, पेरिस प्रोटोकॉल या पेरिस संधि के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए लिंगो का उद्देश्य वही है कि ऐसे परियोजनाओं का परीक्षण करना, उनको व्यवस्थित करना और उनको सलाह और सूचना देना। ठीक है, ये क्लियर हो गई है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस पढ़ा होगा, अब देखते हैं आज आप लोग प्रोड्यूसर गैस के बारे में कितना जानते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उत्पादक गैस में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों को हटते क्रम में व्यवस्थित करें। अब प्रोड्यूसर गैस होता क्या है भाई? बेसिकली जब हम कोई कोयला या लकड़ी का दहन करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उसी को हम कहते हैं, मतलब कि जीवाश्म ईंधन के दहन से जो गैस निकलती है उसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो वो जो जीवाश्म ईंधन के दहन से जो गैस निकलती है उस गैस में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से तत्व अधिक से कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसको क्या करिए? एक सीक्वेंस में अरेंज करिए।
अब ये आप लोगों को कितना पता होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आंसर सोच लीजिए। ठीक है, आइए आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब आते हैं आगे। तो ये तो हम जान ही गए कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, कि अगर कोई भी ज्वलनशील या जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो जो गैस पैदा होती है वो प्रोड्यूसर गैस है। उसमें जो पाए जाते हैं गैस, वो सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं, ये सीक्वेंस है, ये देख लीजिए। सबसे अधिक बेसिकली नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो पहले पर होगा नाइट्रोजन, मतलब लगभग 50% के आसपास उसमें नाइट्रोजन होता है। सेकंड उसके बाद क्या होता है, तो सेकंड देखिए नाइट्रोजन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा ये हो गया। ठीक है, 18 से 20%। फिर तीसरा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 15 से 20%। चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 12%। और पांचवा हो गया मीथेन। मतलब जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो उसमें से सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का अवयव निकलता है, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद हाइड्रोजन, तब मीथेन, और तब सबसे अंत में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको याद कर लीजिए कि किसी भी जीवाश्म ईंधन के जलाने से हमें ये सब निकलते हैं और इनका निकलने का क्रम क्या है। ठीक है, जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो यहां पर इतना किलो कैलोरी मान के साथ उष्मा निकलती है। ये याद करना जरूरी नहीं है, ये पॉइंट्स याद करना, ये सब परसेंट कितना है ये याद करना जरूरी नहीं है, बस इनका सीक्वेंस याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं इकोनॉमी की समझ आपकी कितनी है, आप कितना इकोनॉमी को समझते हैं, कितनी तैयारी है इकोनॉमी को लेकर के। और एक बात तो स्पष्ट ही है कि अगर आपको इकोनॉमी और पॉलिटी ये दो पेपर अच्छे नहीं हुए, दोनों का अच्छा होना कंपलसरी है यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने का। अगर ये दोनों अच्छे नहीं हुए, दोनों में से कोई भी एक थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आपकी प्रीलिम्स लटक सकती है। ठीक है, यदि आरबीआई अपनी द्विमासिक नीति समीक्षा में प्रयुक्त रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि करता है, लेकिन नकद आरक्षित अनुपात में कोई बदलाव नहीं करता, इसे निम्नलिखित कथनों के माध्यम से उदार स्वरूप के संदर्भ में समझा जा सकता है। अब यहां स्टेटमेंट्स हैं, प्रश्न आपने क्या समझा वो आप खुद समझ चुके होंगे। अब आते हैं, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। पहला, एक उदार स्वरूप का मतलब है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है। अब देखिए, दो प्रकार की इकोनॉमी हो सकती है, दो प्रकार की स्थिति हो सकती है, एक उदार स्थिति और एक कठोर स्थिति। अब आरबीआई उदार स्थिति बरत रहा है कि कठोर स्थिति बरत रहा है, अगर वह क्या कर रहा है, रेपो दर में 50 आधार अंकों में वृद्धि कर रहा है, रेपो रेट में वृद्धि कर रहा है 50 बेसिक पॉइंट, क्या वह उदार हो रहा है कि कठोर हो रहा है, ये आप जज करें। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, मौद्रिक नीति समिति इसने उदारता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। अब यह स्टेटमेंट से आपको इसका आंसर करना है। स्टेटमेंट कह रहा है कि 50 आधार अंकों की वृद्धि हो गई रेपो रेट में, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये उदारता बढ़ाने पर ध्यान है या उदारता को कम करने पर ध्यान। ठीक है, तीसरा, केंद्रीय बैंक एक उदार वित्तीय अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती करने को तैयार है। अब इससे इसको जोड़ करके बताइए कि केंद्रीय बैंक अगर 50 बेसिक पॉइंट रेपो रेट बढ़ा रहा है तो क्या वो ब्याज दरों में कटौती कर रहा है या ब्याज दरों में वृद्धि कर। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। आइए अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये देख लीजिएगा, आरबीआई है और यहां पर कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, और इसके नीचे है मार्केट। ठीक है, समझिएगा इसको। आरबीआई सीधे मार्केट से डील नहीं करता। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से डील करता है, कमर्शियल बैंक मार्केट से डील। अगर आरबीआई यहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से डील कर रहा है, क्या किया, रेपो रेट में
वृद्धि कर दिया, रेपो रेट में वृद्धि कर दिया। तो रेपो रेट होता क्या है भाई? तो रेपो रेट एक दर है, एक ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। तो अगर लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई से और आरबीआई ने क्या किया, उस लोन की ब्याज दर जिसे हम रेपो रेट कहते हैं उसको बढ़ा दिया, तो ब्याज दर बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, लोन लेना कम कर देंगे क्योंकि भाई ब्याज दर महंगा हो गया तो लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे। तो लोन कम लेंगे तो आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक के पास नहीं गया, तो मार्केट में पैसे में क्या होगी, कमी होगी ना, क्योंकि अब ये सरप्लस पैसा ये इधर से इधर जा सकता था, वो पैसा गया नहीं। तो अब कमर्शियल बैंक अब बाजार में लोगों को लोन नहीं देगा क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो गए। दूसरी स्थिति सोचिए, इसका उल्टा भी सोचना है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, अब रेपो रेट बढ़ा दी, कमर्शियल बैंक के पास सोचिए कि इसके पास पहले 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए है और ये बाजार में किसी व्यक्ति को बैंक अगर लोन देता है तो वो 5% पर दे रहा था, 5% इंटरेस्ट पर, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है तो रेपो रेट बढ़ गया तो मतलब ब्याज दर में वृद्धि हो गई, तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि जो लोन मैं मार्केट में दे रहा हूं 5% इंटरेस्ट पर, अगर मैं वही लोन आरबीआई को देता हूं तो आरबीआई मुझे 5.5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इनके पास जो पैसा पड़ा है 100 रुपए वो किसको लोन दे देंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। तो अब इनके पास जो पैसा था वह भी पैसा कहां आ गया, वह ये 100 रुपया कहां आ गया, ये 100 रुपया आ गया आरबीआई के पास। तो अब ये 100 रुपया जो कि बाजार में आना चाहिए था वो नहीं आया, तो क्या हो गया, पैसा आरबीआई के पास हो गया। तो यह कठोर स्थिति है कि उदार स्थिति है, कठोर स्थिति है, क्लियर हो गया। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो यह कठोर स्थिति है, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि अगर रेपो दर में 50,000 अंकों की वृद्धि करता है तो वो क्या करेगा, मतलब कि केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है, विस्तार मतलब बाजार में पैसा बढ़ाने के लिए तैयार है कि बाजार से पैसा निकालने के लिए तैयार है, वही बाजार से पैसा निकालने के लिए तैयार है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हुआ तो आपका आंसर निकल गया केवल 2। तो इसका मतलब कि तीसरा भी गलत है। तीसरा पढ़ते हैं भाई कि केंद्रीय बैंक एक उदार नीति अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती करने को तैयार है, कटौती नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसके माध्यम से आपने अपनी तैयारी का भी जजमेंट देख लिया और साथ ही यह भी जान लिया कि इकोनॉमी के प्रश्नों को आपको कैसे डील करना, ठीक है। वहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है और ये बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इस प्रश्न को आप जोड़ सकते हैं। अब चूंकि डेली एक प्रश्न शामिल किया जाता है ताकि आपकी तैयारी का जजमेंट देखा जा सके। अब आइए देखते हैं आप कितने तैयार हैं यूपीएससी के प्रश्नों का आंसर करने के लिए। पढ़ता हूं मैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है कि कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद मतलब मरकरी अंतर्विष्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंड, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आप खुद बताइए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आप इनमें से कौन से ऑप्शन आपको आते हैं और किन प्रश्नों को आप, किन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, ये बेसिकली अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूं। पहले तो कि कोयला अगर जलेगा तो वो कोई भी खराब गैस उत्पादित करेगा, ठीक है। अब आर्सेनिक खराब है, सीसा खराब है, पारद मतलब मरकरी खराब है, तीनों के तीनों खराब है। कोयला अगर जलेगा तो खराब चीजें उत्पन्न करेगा, ये तीनों खराब किस श्रेणी में आते हैं, तो यह हो सकता है। सेकंड, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, मतलब ऑक्साइड उत्पन्न
उत्सर्जित करते हैं और ऑक्साइड क्या होता है पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो कोयला का जलना हानिकारक हो रहा है, सही हो रहा है। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में अंथ्रासाइट जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो हम बिटुमिनस प्रकार के कोयला हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का कोयला नहीं होता है। तो उसमें बढ़िया क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें राख की मात्रा अधिक होती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। मतलब कि इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े हुए हैं, इन्वायरमेंट के लिए कोई भी एक बेसिक किताब पढ़ी हुई है, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न आप लोग एमएसपी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, क्योंकि एमएसपी से लगातार प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों ने भी अपनी इकोनॉमी में तो इसको पढ़ा ही होगा। आइए आपकी तैयारी देखते हैं कि कितनी है एमएसपी के संदर्भ में। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एमएसपी के संबंध में, आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर साल में एक बार तय किया जाता है। ठीक है, खुद से स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, आप लोग बताइए कि सही है कि गलत, खुद से सोचते रहिए। सेकंड स्टेटमेंट, केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणा की गई थी कि एमएसपी को उत्पादन लागत से दोगुना रखा जाएगा। ठीक है। तीसरा, CACP खरीफ और रबी सीजन के लिए कीमतों की सिफारिश करते हुए अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत कर। चौथा, CACP एमएसपी की सिफारिश करते समय C2 लागतों पर विचार करता है। अब यहां पर 4 स्टेटमेंट हो गए। आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को कौन सा स्टेटमेंट आता है, आपने एमएसपी के बारे में आपकी तैयारी का स्तर क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। आइए देखते हैं, जान लेते हैं भाई एमएसपी क्या है। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, ये तो क्लियर है। और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम कितना, 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। मतलब कि किसान ने जो कृषि में लगाया है, कृषि करते समय जो उसकी लागत लगी है, उससे 1.5 गुना अधिक सरकार क्या तय करती है, एमएसपी, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। और ये कब घोषणा की गई थी? बेसिकली 1.5 गुना लागत अधिक वाली घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में। ठीक है। अब एमएसपी क्या है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है CACP, इसके सिफारिश पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है, एक बार खरीफ फसल के लिए और एक बार रबी फसल के लिए। ठीक है। और अब जो एमएसपी तय की जाती है उसको देखा किस आधार पर जाता है, तो A2 प्लस FL और C2, ये 2 फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला पर विचार करके और तब CACP वर्ष में 2 बार एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन देता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एमएसपी के लिए, एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। यह संस्था सिर्फ रिपोर्ट देती है, CACP फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, निर्धारित नहीं करती है। निर्धारण कौन संस्था करती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अगला भाई A2 लागत क्या है, पहले तो ये जान ले। एग्रीकल्चर कॉस्ट क्या है भाई A2 लागत? तो कृषि करने में जो भी लागत लगता है किसान को, इन सभी को मिला करके और जो लागत तय की जाती है उसको कहा जाता है A2 लागत। तो भाई A2 प्लस FL क्या है? A2 मतलब कुल कृषि में लागत प्लस FL मतलब फैमिली लेबर, जो आपने पारिवारिक श्रम किया उसको भी जोड़ करके, और अगर A2 लागत में मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं A2 प्लस FL लागत। क्योंकि भाई किसान ने खुद भी तो श्रम किया, उसके श्रम की भी तो मजदूरी से मिलनी चाहिए, तो उस लागत को मिला दिया गया तो A2 प्लस FL लागत है। एक और फार्मूला है, उसे कहते हैं C2 लागत। C2 लागत क्या है भाई? तो C2 लागत बेसिकली A2 प्लस FL और इसके अलावा भाई किसान की भूमि है, तो उस भूमि पर जो रेंट, किराया मिल सक रहा था उसे, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे की खेती
जमीन पर खेती करता तो उसे उसके लिए क्या करना होता, दूसरे को रेंट देना पड़ता है 1 साल के लिए। तो वो चूंकि खुद का खेत है तो उसे रेंट नहीं देना पड़ा है। लेकिन जब C2 लागत माना जाता है तो उसमें क्या होता है कि A2 प्लस FL के साथ उसकी जो अपनी भूमि है उस भूमि पर भी एक किराया भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, उस भूमि का किराया भी उसमें जोड़ करके, और टोटल जो तैयार हुआ उसके आधार पर 1.5 गुना ज्यादा अगर तय किया जाएगा तो वो कहा जाएगा C2 लागत इंटू 1.5 गुना। लेकिन जो सरकार देती है वो बेसिकली A2 प्लस FL इंटू A2 प्लस FL गुणे 1.5, ये वर्तमान में MSP निर्धारण का फॉर्मूला है। लेकिन जो बहुत सारी समितियां आई थी, जो कृषि से जुड़ी हुई समितियां रही हैं, उन समितियों ने कहा है कि C2 लागत को कंसीडर किया जाए ताकि किसानों की जो जमीन का किराया है वह भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज देखा कि आप लोगों ने एक अच्छा खासा रिवीजन किया, आपको पता भी लग गया कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और कहां कहां इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो इस रिवीजन सीरीज में आप लोग खुद से अपने आप को जज भी करिए और साथ ही पढ़ते समय जहां भी लग रहा है कि आपको ये चीजें तैयार नहीं है उसको तुरंत जाकर के अपने बुक से, गूगल से, जहां से भी तैयार कर रहे हैं तुरंत तैयार करिए, क्योंकि आपके पास अभी 1 महीना ही लगभग थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो इसमें हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लगे रहिए और हमें भी कमेंट करके प्रोत्साहित करते रहिए। जय हिंद।